जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम फिर से लेकर आए हैं आपके सामने जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आज और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लेकर आया हूँ। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? ध्यान देना, बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। ये कुछ नाम दिए गए हैं, बताना है इनका बुद्ध के जीवन से क्या संबंध था। कंथक, कंथक था बुद्ध का घोड़ा, ये घोड़े का नाम था। ठीक है, बुद्ध के जो घोड़ा था ये घोड़े का नाम था कंथक। और चन्ना बुद्ध का सारथी था। चन्ना कौन था? बुद्ध के सारथी का नाम, सारथी का नाम। ठीक है, और अलार कलाम ये थे बुद्ध के गुरु, बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। और मखली पुत्र गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इनका बुद्ध के जीवन से कुछ लेना देना नहीं था। हमें बताना है कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? ये 4 नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था, इन्होंने स्थायी सेना रखी थी। सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी। और इन्होंने स्थायी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था। सबसे पहले स्थायी सेना इन्हीं ने रखी थी, इनसे पहले कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। जब भी युद्ध होता था तो जो जनता थी उन्हीं से भर्ती कर लिए जाते थे युद्ध के समय, और बाकी टाइम पे वो अपना कार्य करते थे, खेती किसानी जो भी उनको करनी होती थी करते थे, युद्ध के समय भर्ती हो जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी और उनको नगद वेतन देना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त हुआ? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं और इनका नाम है क्या? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अच्छा, कैसे याद करेंगे? सतर्क कौन रहता है? सतर्क वही रहता है जो प्रवीण होता है, यानी कि जो प्रवीण होगा वही सतर्क रह पाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। 7 सुल्तानों का काल। ये 7 सुल्तानों के काल में थे और ये किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक। खड़ी बोली का जनक। और अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। इनको क्या बोला जाता था? तोता-ए हिंद। ठीक है, ये अमीर खुसरो के बारे में याद रखना, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ये लोधी वंश का संस्थापक था। इसके बाद हुआ था सिकंदर लोधी। इसने क्या किया था? इसने आगरा शहर बसाया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना की थी। और सबसे अंतिम शासक पूछा जाए तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को ही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर का इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी से। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश स्थापित। ठीक है, तो हमारा सही आंसर संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 याद रखना, इस दिन अपना भारत आज़ाद हुआ था। उस समय पूछा गया है कि जब भारत आज़ाद हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अच्छा एक बात बताइए, जेबी कृपलानी का पूरा नाम किन किन को पता है? बताइए, जेबी कृपलानी का पूरा नाम बताइए, आप कमेंट में लिखिए। ये जेबी कृपलानी, इनका पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, इनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी। इनकी पत्नी कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पता है, ये यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यहां लिख देता हूं, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये सुचेता कृपलानी थी, ध्यान रखना। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है बताना है। चलो देखते हैं। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। हाँ सही बात है, 1920 में ये शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से, हत्याकांड की वजह से इसको समाप्त कर दिया गया था। सही बात है ये बिल्कुल। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने की लक्ष्य था। बिल्कुल सही बात है, एक वर्ष के भीतर इस आंदोलन का लक्ष्य था कि एक वर्ष के भीतर हमें राजस्व प्राप्त करना है। ठीक है, ये भी सही हो गया। इसमें बहिष्कार की योजना थी। हाँ, इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी अपनाने की बात कही गई थी, तो ये भी सही है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। नहीं, M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। तो क्या गलत है ये, और हमें बताना है क्या सही नहीं है, यानी कि गलत ही बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पूरा 100% उसका क्रियान्वयन किया? तो ऐसा राज्य है तेलंगाना। ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है, ध्यान रखना, यानी कि 3 सही सुमेलित हैं और 1 सही सुमेलित नहीं है। मोपला विद्रोह केरल, बिल्कुल सही। मोपला विद्रोह केरल में ही हुआ था और ये हुआ था 1921 में। ये किसानों द्वारा किया गया था, किसानों द्वारा, अंग्रेजी 1921 में किसानों द्वारा। ठीक है, और ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। कूका विद्रोह पंजाब, बिल्कुल सही बात है। कूका विद्रोह पंजाब में ही हुआ था 1871 से लेकर 72 के बीच में, 1871 से 72 के बीच में, और ये किया था नामधारी सिखों ने, नामधारी सिख ने। ठीक है, और तीसरा है कोली विद्रोह गुजरात।
ये भी सही है। कोली विद्रोह, ध्यान रखना, कोली विद्रोह क्या है, ना कि कोल विद्रोह। एक हुआ था कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, ये हुआ था 1831 में, ये हुआ था झारखंड में, झारखंड। ध्यान रखना ये अलग है, ये कोल विद्रोह है और ये है कोली विद्रोह। कोली विद्रोह हुआ था गुजरात में और ये हुआ था गुजरात में सन 1803 में, हाँ 1803 में हुआ था। और ये कोली गुजरात की एक जनजाति है। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जनजाति को बदमाश जनजाति घोषित कर दिया था, बदमाश जाति घोषित कर दिया था कोली को। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, नहीं ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ हुआ था, चुआर विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया, डी, सॉरी ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से देखो, सही सुमेलित वाले क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन में 3 सवाल क्लियर होते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये कुछ नाम दिए गए हैं, मिलाना है। ये क्या है, कैगा, रावत भाटा, मुनप्पा दल और एन्नौर, ये परमाणु संयंत्र दिए गए हैं और ये सामने उनके राज्य दिए गए हैं। कैगा कर्नाटक, ये बात सही है, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। रावत भाटा राजस्थान में, ये भी सही है। और मुनप्पा दल ये भी तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। एन्नौर, एन्नौर मेघालय में नहीं है, ध्यान रखना ये मेघालय में नहीं है। एन्नौर भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, डी। ठीक है, हमारा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है। ध्यान रखना, भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा है भील और दूसरे नंबर पे कौन से हैं, गोंड। भील और गोंड है। अच्छा, ये भील और गोंड ये मुख्यतः राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पाए जाते हैं भील और गोंड। और पूछा जाए अगर यूपी में सबसे ज्यादा जनजाति समुदाय क्या है, तो यूपी में क्या है, यूपी में है थारू। सबसे अधिक कौन से हैं यूपी में, थारू। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा भारत में कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा या मिट्टी, सबसे व्यापक रूप से भारत में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। ये मुख्यतः उत्तर भारत और पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मृदा यही वाली पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है राजस्थान में। लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा ये पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। ये चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। ये पहाड़ी प्रदेशों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, और एक है काली मृदा। काली मृदा ये दक्कन के पठार पे मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक यहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से। लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है कौन सी, जलोढ़ मृदा। ये पूरे उत्तर भारत में, पूर्वी तटीय मैदान में और पश्चिम तटीय मैदान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती कौन सी मृदा में होती है। मतलब कपास की खेती के लिए काली मृदा किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। भारत में कपास की काली मृदा निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है। ये कुछ मृदाओं के वर्ग दिए गए हैं, इनमें पूछा है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। तो कपास की खेती सबसे ज्यादा किस में होती है, काली मृदा में। इसी को हम क्या कहते हैं, चारनोजम भी कहते हैं, इसको रेगुर भी कहते हैं,
रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, इसको कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? चारनोजम। ये काली मिट्टी के ही नाम है। अगला क्वेश्चन, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुणपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ये सतलज जल विद्युत निगम ये एक कंपनी है जो भारत में डैम बनाती है, डैम बांध बनाने का काम इसका है। इसके द्वारा अरुणपुर जल विद्युत परियोजना, अरुणपुर जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थापित की गई? ये अरुण नदी पर की गई। अरुण नदी पर। अरुण नदी कहाँ है? अगर पता होगा तो बता दोगे। अरुण नदी है नेपाल में। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा नेपाल। ये करंट का क्वेश्चन है, कुछ ही समय पहले इसकी स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त, ये गर्त पाई जाती है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। और इसकी गहराई है लगभग 11,033 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर मान लीजिए गहरी है। और इसका नाम क्या है? मारियाना गर्त। सही जवाब हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, कौन सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित हैं, कोई एक सुमेलित नहीं है। खार्तून, नील नदी, ये शहर दिए हैं और ये नदी दी हैं। ठीक है, पूछ रहा है खार्तून क्या नील नदी किनारे है? खार्तून है क्या? ये सूडान की राजधानी है। ध्यान देना, सूडान की राजधानी। ठीक है, और ये नील नदी के किनारे है। बिल्कुल सही बात है। न्यूयॉर्क, ये अमेरिका का शहर है, यूएसए का एक शहर है। ठीक है, और ये हडसन नदी के किनारे है, ये भी सही बात है। बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी। ठीक है, और ये स्प्री नदी के किनारे है। सही बात है। सिडनी, ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। सिडनी क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया का शहर। और ये सेन नदी के किनारे नहीं है, ये है डार्लिंग नदी के किनारे। डार्लिंग नदी के किनारे। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी कि जो सिडनी है वो सेन नदी के किनारे नहीं है। कहाँ है? डार्लिंग नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारमेडी द्वीप बीच ये कहाँ है? नारमेडी बीच ये फ्रांस में है। इसका बहुत ही इतिहास में बड़ा योगदान है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 से 45। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में इस बीच पे अमेरिकी नौसेना का अड्डा था। यूएसए नौसेना अड्डा था। ध्यान रखना, ये पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किसके तहत करता है? अनुच्छेद 123 1, 2, 3 ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं पूछा जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल करता है राज्यपाल करता है 213 अनुच्छेद 213। ठीक है, ये पूछा जाता है। यानी कि 123 का 1 उठा के 2 और 3 के बीच में, यानी कि 213 याद करना है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। बाकी अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 360 में क्या है? इसमें है वित्तीय आपात।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बाकी अनुच्छेद 200 में क्या है, इसमें है विधेयकों की अनुमति, विधेयक की अनुमति है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 356 इसमें क्या है, इसमें है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 356 में है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो अभी महाराष्ट्र सरकार के स्माइल एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ कथन दिए गए हैं। भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसको क्या करता है? नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत इसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, ठीक है। ये केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। केंद्र सरकार को कानून के विषय पर ये सलाह देता है। ये इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? वह मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, नहीं होता है। वह मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, सही बात है। ये न तो लोकसभा का होता है, न राज्यसभा का सदस्य होता है। ये किसी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो ये तो सही बात है, और हमें नहीं बताना है कि कौन सा सही नहीं है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। हाँ, उसको संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। ये बात बिल्कुल सही है। वो किसी भी सदन में जाके अपनी बात कह सकता है। संसद में मत देने का अधिकार है। देखो, जब वो संसद का सदस्य ही नहीं है तो मत देने का अधिकार उसको नहीं होगा। तो यानी कि ये गलत है, और हमें गलत ही बताना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति, ये इसका काम क्या है? ये इसका काम है केंद्र सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा करना। केंद्र सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा, केंद्र सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा करना। और ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ध्यान देना, 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, राज्यसभा, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करता है? ये लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। जो खगोलीय दूरदर्शी या दूरबीन होती है, जिससे हम किसी भी ग्रह या कोई पिंड को देखते हैं, तो वो हमें काफ़ी बड़ा और काफ़ी पास दिखाई देता है। जबकि वो पास नहीं होता है, वो एक काल्पनिक होता है, और बड़ा भी दिखाई देता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि चंद्रमा पर ध्वनि को संचरित करने का माध्यम नहीं होता, वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। और ध्वनि तरंगें संचरण कैसे करती हैं? किसी न किसी माध्यम से। माध्यम क्या होता है? वायु। और चंद्रमा पर वायु ना होने की वजह से तो संचरण का माध्यम नहीं होता है, यानी कि ध्वनि संचरण का माध्यम नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक
जैव यौगिक मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, इंसान। इनमें सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है? इनमें सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व होता है कार्बन। कार्बन, ठीक है। आपने देखा सुना होगा, जो जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग विधि से, क्योंकि हर जो जैविक यौगिक है उसमें कार्बन होता है। तो एक कार्बन विधि होती है, कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि, इससे क्या करते हैं? जीवाश्म की आयु का पता करते हैं, आयु का पता लगाते हैं, ठीक है। और तो आवश्यक मूल तत्व क्या हो जाएगा? कार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रेड भी कहा जाता है? इसको वुड स्प्रेड भी कहा जाता है, इसे कास्ट स्प्रेड भी कहा जाता है। कास्ट स्प्रेड, ठीक है, कास्ट स्प्रेड कहा जाता है, यानी कि लकड़ी की आत्मा। ये कौन सा है? एल्कोहल, मिथेल एल्कोहल। इसे मिथेल एल्कोहल को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोलेथिन सामान्यता एक क्या है? ये प्रोलेथिन के बारे में बताना है कि ये है क्या। प्रोलेथिन ये कीटनाशक होता है। क्या है ये? कीटनाशक होता है, और इसका प्रयोग सामान्यतः घरों में मच्छरों को भगाने में किया जाता है, यानी कि मच्छरों को नियंत्रण में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? मच्छर विकर्षक, ये कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है? तो ये शाकंभरी देवी का मंदिर भी है, और वहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन भी होता है। कहाँ पर होता है? सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में। वाराणसी में क्या है? बाबा विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, और यहाँ पे सावन के महीने में और नवरात्रि में विशाल मेले का आयोजन होता है। और ये कहाँ पे है? मिर्जापुर में, मिर्जापुर के पास ही पड़ता है। विंध्याचल है वहाँ पे थोड़ी दूर में, वहीं पे है मिर्जापुर, ठीक है, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, ठीक है। और जो मेरठ है, यहाँ पे नौचंदी मेले का आयोजन होता है, नौचंदी मेला। ये कहाँ लगता है? मेरठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है। सही आंसर है 6। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद से इनको नोट कर लीजिएगा। पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। दूसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। कमेंट में बताना है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है। चौथा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और पांचवा है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? झांसी में, कृषि विश्वविद्यालय। और छठवां है
छठवां है कौन सा? राजीव गांधी, राजीव गांधी उड्डयन विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? ये बताओ कहाँ पे है? ये है राय बरेली में। ठीक है, ये 6 विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों का प्रारूप निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक। ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश में मतलब मुख्य रूप से ये नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है, भारतनाट्यम कहाँ है? भारतनाट्यम है तमिलनाडु में। भारतनाट्यम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी पता है, उड़ीसा का है, नाम से ही पता है। कुचिपुड़ी ये कहाँ है? ये भी बहुत पूछा जाता है। ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दादरी, चुनार, चुर्ग, डल्ला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। ये दादरी, चुनार, चुर्ग और डाला ये सब कारखाने कहाँ पे हैं? मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र में है। और ये सीमेंट का उत्पादन करते हैं। काय का? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा ये एक चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार। ये महाभारत और रामायण के, ये क्या थे? महाभारत और रामायण के दृश्यों का इन्होंने चित्रण किया है, इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं। महाभारत और रामायण के दृश्यों का चित्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू के बारे में 2 बातें याद रखना, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहली चीज, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये किस प्रदेश की थी? ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और दूसरी चीज इनके बारे में खूब पूछी जाती है, ये कांग्रेस की पहली महिला। ये पहली महिला होने की वजह से पूछा जाता है। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय, ये भारतीय थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? इन्होंने सन 1925 में कानपुर में 1925 कानपुर में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये 2 चीजें बहुत पूछी जाती हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? अंग्रेजी है। कौन सा राज्य है ऐसा? सिर्फ एक ही राज्य है, नागालैंड, जिसकी राजभाषा क्या है? इंग्लिश। यूपी की राजभाषा कमेंट में करना कितनी है और कौन कौन है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? ध्यान देना, एशिया का देश कौन सा नहीं है? मलेशिया, इंडोनेशिया, सोमालिया और कंबोडिया। ध्यान देना, मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया ये यूरोप महाद्वीप के हैं, नहीं सॉरी एशिया महाद्वीप के हैं। ये कहाँ के हैं? एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के हैं। लेकिन जो रोमानिया है, रोमानिया ये कहाँ का है? रोमानिया यूरोप महाद्वीप का है, यूरोप महाद्वीप का।
ठीक है। और इसकी सीमा पता है किससे लगती है? यूक्रेन से। इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है और यूक्रेन इस समय बहुत ही चर्चा में है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ है और किस स्टेट में है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। कोशिश करेंगे और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें। तब तक के लिए जय हिंद।